सुनिए, 9th क्लास का ये दूसरा चैप्टर का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके लेखक है और चैप्टर का नाम है भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। इसके लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को सारण जिला बिहार के जीरादेई गांव में हुआ था। कुछ पूछेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिहार में हुआ था। बिहार में हुआ था। किस जिला में? किस गांव में? जीरादेई गांव। याद रखिएगा, सारण जिला के, बिहार राज्य के सारण जिला के जीरादेई गांव। इसका जन्म हुआ था डॉक्टर राजेंद्र। कब जन्म हुआ था? तो 3 दिसंबर 1884। हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिनका जन्म कहाँ हुआ? बिहार में। कब हुआ? 3 दिसंबर 1884। आगे उनके पिता महादेव साहब फारसी एवं संस्कृत के अच्छे जानकार थे। इनके जो पिताजी थे वो फारसी के और संस्कृत के अच्छे क्या थे? और इनके पिताजी का नाम था महादेव साहब। क्या नाम था? महादेव। क्वेश्चन पूछेगा कि राजेंद्र प्रसाद के पिताजी का क्या नाम था, तो क्या कहिएगा? महादेव साहब। कहते वे पहलवानी और घुड़सवारी के शौकीन थे। इसके पापा जो थे घुड़सवारी भी करते थे, घुड़सवारी घोड़ा भी चलाते थे और पहलवानी भी करते थे। कहते इन दोनों की शिक्षा उन्होंने अपने पुत्र राजेंद्र को भी दी थी। अब जिसका पापा जो काम करता है बेटा को भी तो वही सिखाता है। राजेंद्र प्रसाद के पिताजी घुड़सवारी करते थे और क्या करते थे? पहलवानी करते थे। अपने बेटे राजेंद्र प्रसाद को भी क्या सिखाया? घुड़सवारी। और क्या सिखाया? पहलवानी। कहता सबसे पहले उनका नामांकन छपरा के हाई स्कूल में हुआ और वहाँ वे 8वें दर्जे में रखे गए। सबसे पहले या किसका नामांकन कहाँ हुआ? छपरा के हाई स्कूल में। राजेंद्र प्रसाद का सबसे पहले एडमिशन कहाँ हुआ? छपरा के हाई स्कूल में। कहता है स्कूल के वार्षिक परीक्षा में प्रथम आए, तो वहाँ 8वां में एडमिशन हुआ और परीक्षा जब हुआ तो वो टॉप किया, प्रथम स्थान प्राप्त किया। क्या स्थान प्राप्त किया? प्रथम स्थान प्राप्त किए। कहता स्कूल के प्राचार्य ने प्राप्तांक से प्रसन्न होकर उन्हें दोहरी प्रोन्नति दी। यानी कहने का मतलब यह है कि जब स्कूल का रिजल्ट आया, सबसे अच्छा रिजल्ट आया, तो सर जी खुश होकर के इसको इनाम भी दिए। कहते 1902 ईस्वी में वे कोलकाता विश्वविद्यालय की मैट्रिकुलेशन परीक्षा में प्रथम आए। देखो 1902 में फिर कोलकाता विश्वविद्यालय में फिर वो क्या किया? टॉप किया, यानी प्रथम स्थान प्राप्त किए। इसके बाद BA, इसके बाद IA माने इंटर होता है। देखो 8वां में भी प्रथम स्थान, मैट्रिक में भी प्रथम स्थान, IA मैट्रिक बाद होता है IA, जैसे 8 लेके जो पढ़ता है उसको क्या कहते हैं? IA, इंटरमीडिएट ऑफ 8। इंटरमीडिएट ऑफ 8 बहुत लेकर साइंस लेकर पढ़ता है, बहुत कॉमर्स लेकर पढ़ता है। कहता है IA, BA और BL प्रेसिडेंसी कॉलेज से किया। 1911 ईस्वी में वे कलकत्ता में वकील दल में शामिल हो गए। ये 1911 में कलकत्ता में क्या हो गए? वकील दल में शामिल। यह वकील दल में शामिल कब हो गए? 1911। क्वेश्चन पूछेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वकील दल में शामिल कब और कहाँ हुए, तो 1911 में कलकत्ता में। 1911 में और 1916 में जब पटना में एक अलग न्यायालय की स्थापना हुआ, तब वे वकालत करने के लिए पटना चले गए। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ 1916 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? याद रखिएगा, अभी भी एक क्वेश्चन होगा कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? और उसमें यह वकालत करने के लिए चले गए। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसकी पढ़ाई किया था? वकील की पढ़ाई। किसकी पढ़ाई किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसकी पढ़ाई किया हुआ था? और यह वकालत की पढ़ाई करने कहाँ चले गए? वकालत करने कहाँ चले गए? कलकत्ता नहीं, पटना उच्च न्यायालय। और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? 1916। कहता राजेंद्र प्रसाद का राजनीतिक जीवन उत्कृष्ट रहा। कहते हुए संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष हुए। कुछ पूछेगा संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भी एक क्वेश्चन है कि विधानसभा का प्रथम अस्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहते भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति हुए और प्रथम अस्थायी सदस्य भी थे, अध्यक्ष भी थे। और जब देश आजाद हो गया तो पूरे भारत का यह प्रथम क्या बन गया? राष्ट्रपति। देखो भारत का सबसे पहला आदमी कौन होता है? राष्ट्रपति। दूसरा आदमी प्रधानमंत्री। पहला कौन होता है? राष्ट्रपति। पूरे भारत का अगर
पूछा जाए कि सबसे नंबर 1 आदमी कौन है? भले प्रधानमंत्री का नाम लोग ज्यादा जानते हैं, मोदी जी का लोग ज्यादा नाम जानते हैं ना, राष्ट्रपति का नाम कौन जानता है? नहीं, लेकिन नंबर 1 आदमी कौन होता है? सबसे ऊपर कौन होता है? राष्ट्रपति से ऊपर कोई नहीं होता है। कदर कोलकाता में वे जब छात्र थे तो उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटी, बंग भंग आंदोलन। जब ये पटना में थे बचपन में तो उस समय इनके जीवन में एक बंग भंग घटना घटी। बंग भंग 1905 में। बंग भंग यानी बंगाल को अलग कर देने का घटना घटा। बंग भंग में बंगाल को अलग, बंग भंग कर दो, नहीं कहते अंग भंग कर देवो, सुने ना, यानी तोड़ ताड़ देवो, सुने है ना, यानी अंग भंग कर देंगे। बंग को भंग कर दिया, यानी तोड़ डाला। बिहार से बंगाल क्या हो गया? अलग हो गया। 1905 में घटना घटी थी बंग भंग आंदोलन। इसकी प्रतिक्रिया में देश में व्यापक उत्तेजना छा गई। बिहार टाइम्स के संपादक महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा का सहारा पाकर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। कुछ पूछेगा, बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र। आगे कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कोलकाता में हिंदी विद्वानों की संगति में आए। जब वो कलकत्ता में आए तो हिंदी विद्वानों की संगति में आए। उनकी सक्रिय सहयोग से अखिल भारतीय हिंदू साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई। उनके लेखन की प्रक्रिया आजीवन चलती रही, यानी जितने दिन ये जिंदा रहे तब तक क्या करते रहे? लिखते रहे। कहता है 28 फरवरी 1963 ईस्वी में उनका निधन हो गया। 28 फरवरी 1963 को क्या हो गया? निधन हो गया। जन्म हुआ 3 दिसंबर 1800 और 28 फरवरी 1963 को क्या हो गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मृत्यु कब हुआ? 28 फरवरी 1963। जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1800। सारे लोग याद रखेंगे, बीवी है क्योंकि हमारे ये बिहार के है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी है, बहुत जरूरी है याद करके रखना। और ये संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष भी थे। आगे यह पाठ भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा हमारे इतिहास की एक गौरवपूर्ण गाथा को समेटे हुए है। यह पाठ तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था की ऐसी झांकी पेश करता है जिससे में हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा एवं विद्या केंद्रों का महानतम स्वरूप दिखाई पड़ता है। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। किसके बारे में? भारत का पुरातन विद्यापीठ पूरे भारत का सबसे पुराना स्कूल, ठीक है ना, तक्षशिला विश्वविद्यालय था। उसके बाद कौन आ गया? नालंदा। कौन आया? नालंदा। चलिए एक बार जल्दी रिवाइज करा देते हैं आपको, फटाफट सुनिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? बिहार के किस जिला में? किस गांव में? इधर देखिए सब लोग। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि राजेंद्र प्रसाद के पिताजी का क्या नाम था? महादेव। चलिए यह अच्छा नंबर से पास किया कि खराब नंबर से? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? 1916। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद कलकत्ता में वकील दल में कब शामिल हुआ? 1911 में। राजेंद्र प्रसाद का मृत्यु कब हुआ? 28 दिसंबर 1928। चलिए आगे देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय, भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। सारे लोग ध्यान देंगे, बहुत ही अच्छी चैप्टर है, बहुत रोचक कहानी है हमारे बिहार के बारे में, नालंदा के बारे में। आप लोग घूमने जरूर जाइएगा नालंदा एक दिन, बहुत अच्छा जगह है। कहता है नालंदा हमारे इतिहास में अत्यंत आकर्षक नाम है। नालंदा बहुत ही आकर्षक नाम है नालंदा। देखने से बनती है नालंदा। बहुत प्राचीन इतिहास नालंदा का रहा है। कहता है जिसके चारों ओर न केवल भारतीय ज्ञान विज्ञान साधन के सुरभित पुष्प खिले हैं, अपितु किसी समय एशिया महादेश के विस्तृत भूभाग के विद्या संबंधी सूत्र भी उसके साथ जुड़े हुए थे।
एशिया महादेश आप लोग जानते हैं ना, दुनिया में 8 गो महादेश है, अभी 7 गो है, इसमें से एक महादेश एशिया भी है। एक महादेश क्या है? एशिया महादेश में लगभग 40-45 देश है, उसमें से एक भारत देश भी है, और भारत के बिहार राज्य में यह था, और सारे देश से यहाँ पर विद्यार्थी पढ़ने आते थे। सारे देश से विद्यार्थी क्या करने आते थे? तो ज्ञान के क्षेत्र में देश और जातियों के भेद लुप्त हो जाते हैं। देखिए, जहाँ पर ज्ञान होता है, शिक्षा की बात होती है, वहाँ पर जाति पाति नहीं होता है। सारे लोग किताब बंद करके सुनेंगे ध्यान से। जहाँ पर शिक्षा की बात होती है, वहाँ पर क्या होता है? जाति पाति दूर हो जाता है। अब आप लोग पढ़ने आए हैं, कोई आदमी किसी से जाति पाति करते हैं? भेदभाव कर रहे हैं? सारे जाति एक साथ बैठे हुए हैं, कौन कौन जाति है पता भी किसी को नहीं है, एक साथ बैठे हैं ना। यानी ज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जाति पाति का कोई वैल्यू नहीं है। जात पात को वही मानते हैं जो लोग शिक्षित नहीं है। तो हम शिक्षित हो जाएंगे, जात पात अपने आप क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और जब तो शिक्षित नहीं होंगे, मूर्ख रहेंगे, जात पात चलता रहेगा। कहेगा, कहता है नालंदा इसका जो उज्जवल दृष्टांत था। नालंदा की वाणी एशिया महादेश में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी। यानी नालंदा की जो वाणी था, नालंदा का जो विचार था, नालंदा जो अच्छा सोच था, वो दुनिया में अन्य देशों में भी क्या हो गया था? फैल गया था। एशिया के अन्य देशों में क्या हो गया था? फैल गया था। लगभग 600 वर्षों तक नालंदा एशिया का चैतन्य केंद्र बना रहा। कितने वर्षों तक ले? 600 वर्ष। 600 वर्षों तक ले एशिया जो था, नालंदा जो था, वो एशिया के चैतन्य केंद्र बना रहा। यानी एशिया के अन्य देशों से विद्यार्थी कहाँ पढ़ने आते थे? नालंदा। और नालंदा कहाँ है? बिहार में। नालंदा कहाँ है? बिहार में। जरा सोचिए, देखो हम बिहारियों को कि इतनी अच्छा शिक्षा का व्यवस्था बिहार में था कि दुनिया के विद्यार्थी कहाँ पढ़ने आते थे? बिहार में। और आज बिहार का शिक्षा की व्यवस्था ऐसा हो गया है कि कहता एक बिहारी 100 बीमारी, एक बिहारी 100 बीमारी। यानी अब बिहारी से लोग घृणा करते हैं, बिहारी को लोग देख करके गाली देते हैं ना, क्योंकि बिहारी बहुत चीज में क्या है? कमजोर है। बिहारी को बहुत चीज क्या होता है? बोलने नहीं आता है, अच्छा काम करने नहीं आता है, तो बिहारी को बहुत लोग क्या दे देते हैं? गाली। बाहर में तो सबसे ज्यादा गाली देते हैं बिहारी, ठीक है ना। लेकिन बिहारी बहुत अच्छे भी बने हैं। बिहार के ही हमारे आर्यभट्ट थे जो जीरो का आविष्कार किए, तो बहुत लोग बहुत अच्छे भी है। हमारे बिहार के ही थे चंद्रगुप्त मौर्य वंश का स्थापना की, कौटिल्य जिसको विष्णुगुप्त कहते हैं, चाणक्य कहते हैं, बिहार के ही थे। अशोक हमारे बिहार के ही थे। तो बहुत लोग हमारे बिहार के बहुत अच्छे भी बने, उस समय बने। अभी के बहुत लोग को लोग गाली भी दे रहे हैं। चलिए वो अलग बात है, सबकी मानसिकता अलग अलग है। आगे देखते हैं, नालंदा जो भी था हमारा प्राचीन समय में, नालंदा हमारा बिहार दुनिया में सबसे नंबर 1 था। आगे है मगध की प्राचीन राजधानी मगध। मगध क्या है? महाजनपद है। 16 महाजनपद था। कितने महाजनपद था? 16 महाजनपद। अब 16 महाजनपद के बारे में छठा में पढ़ना था। अब आप लोग को 12th क्लास में पढ़ाया जाएगा 16 महाजनपद। 16 महाजनपद में एक मगध महाजनपद था, जो 16 महाजनपद में, जैसे 16 को मान लेते हैं, 16 को जिला, 16 को राज्य, 416 को देश मान लेते हैं। 16 को में सबसे प्रधान था मगध। सबसे बड़ा कौन था? जैसे अभी भारत में बहुत राज्य है, सबसे मेन कौन है? बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, है कि नहीं है? उसी प्रकार से भारत में 16 महाजनपद था। सबसे प्रधान, सबसे मेन कौन था? कौन था? मगध की प्राचीन राजधानी जो थी वैभार 5 पर्वतों के मध्य में बसी हुई गिरी ब्रजिया राजगृह नामक स्थान में थी। तो मगध की प्राचीन राजधानी थी राजगृह। राजगृह या राजगृह जो है 5 पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। इधर से भी पहाड़ी है, इधर से भी पहाड़ी है, इधर से भी पहाड़ी है। ये कहाँ पर बसा है? बीच में। अब बताइए, चारों ओर से अगर पहाड़ी है, बीच में कोई बसा है, तब कोई उसको मार देगा? कोई हमला कर देगा उसके ऊपर? हो ही नहीं सकता, क्योंकि बीच वाला का रक्षा कौन कर रहा है? पहाड़। मान लेते हम लोग बीच में है, घर में, इधर से आएगा कुछ तो हमको मार देगा, उधर से आएगा तो मार देगा, इधर से मार देगा, इधर से मार देगा। हम लोग बीच में सेपरेट है। बीच में क्या है? चारों ओर से घेरा हुआ है ना, कोई मारने वाला है नहीं। तो नालंदा वो चारों ओर से क्या था? 5 ओर से पर्वतों से क्या था? 5 पर्वतों से घिरा कौन था? नालंदा। नहीं, नालंदा नहीं, राजगृह। राजगृह इसकी राजधानी थी। जैसे बिहार की राजधानी पटना है ना, उसी प्रकार से मगध की राजधानी कहाँ थी? ये कितने पर्वतों के बीच में थी? कहते वर्तमान नालंदा उसी राजगृह के
तप्त कुंडों से 7 मील की उत्तर की ओर है। 7 मील उत्तर की ओर है। नालंदा का प्राचीन इतिहास भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के समय तक जाता है। भगवान बुद्ध के नाम सुने होइएगा आप लोग, भगवान महावीर का नाम सुने होइएगा। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था नेपाल में, नेपाल के लुम्बिनी में, और भगवान महावीर का जन्म हुआ था वैशाली के कुंडलवन वैशाली। आगे कहते हैं बुद्ध के समय नालंदा गांव में प्रवारिकों का आम्रवन था। भगवान बुद्ध के समय में नालंदा गांव में प्रवारिकों का क्या था? आम्रवन था। जैन ग्रंथ के अनुसार जैन धर्म, महावीर जो है वो जैन धर्म के है। महावीर के कौन धर्म के है? जैन धर्म। और भगवान बुद्ध जो है वो बौद्ध धर्म के। तो महावीर जो है, भगवान बुद्ध जो है वो बौद्ध धर्म शुरू किया। अब भगवान महावीर जैन धर्म चल रहा था, उसके ये 24वें गुरु थे। भगवान महावीर क्या में गुरु थे? 24वें गुरु थे। तो जैन ग्रंथ के अनुसार नालंदा में महावीर और आचार्य मेखली पुत्र गोसाल की भेंट हुई। कहेगा जैन ग्रंथ के अनुसार नालंदा में महावीर का भेंट किससे हुआ? मेखली पुत्र गोसाल से। मेखली पुत्र गोसाल से। कहता है उस समय यह राजगिरी का उपग्राम या वाहिरिक स्थान समझा जाता था। उस समय राजगीर को क्या कहा जाता था? उपग्राम जहाँ महावीर ने 14 वर्ष आवास व्यतीत किए। यहाँ महावीर कितने वर्षों तक लगा है? 14 नालंदा में महावीर कितने वर्षों तक लगा है? 14 वर्षों का वर्षावास, यानी 14 वर्ष रहे। जैसे राम 14 वर्ष वनवास में रहे ना, उसी प्रकार से महावीर भी कितने वर्ष रहे? 14 वर्ष। कहता है सूत्र कीर्तांग के अनुसार नालंदा के एक धनी नागरिक लेप ने धन्य धान्य साया आसन रथ स्वर्ण आदि के द्वारा भगवान बुद्ध का स्वागत किया और उनका शिष्य बन गया था। ऐसा कहा जाता है कि एक बहुत ही धनी नागरिक जिसका नाम था लेप, जिसका नाम क्या था? लेप। वो बहुत ही सोना चांदी हीरे मोती जवाहर रत्न से किसका स्वागत किया था? भगवान महावीर का स्वागत किया और उसका क्या बन गया था? शिष्य बन गया था। क्या बन गया था? शिष्य बन गया। आगे है तिब्बत के विद्वान इतिहास लेखक लामा तारानाथ। आप लोगों को बताया होंगे मैप वाला में जी। तिब्बत के धर्म गुरु का नाम क्या था? लामा तारानाथ। तिब्बत इधर है ना जी, भारत के बगल में, और चीन उस पर अभी कब्जा कर लिया है। तो तिब्बत के धर्म गुरु लामा तारानाथ के अनुसार नालंदा सारीपुत्र की जन्मभूमि थी। मुझे पूछेगा कि लामा तारानाथ कहाँ के थे? तिब्बत के थे। लामा तारानाथ कहाँ के थे? तिब्बत क्या था? देश था। तिब्बत पर अभी किसका कब्जा हो गया? तिब्बत पर अभी किसका कब्जा हो गया? तिब्बत पर किसका कब्जा हो गया? मानसरोवर झील तिब्बत में ही है, जहाँ से सिंधु नदी निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। चलिए, कहता है लामा तारानाथ कहाँ के थे? तिब्बत। और लामा तारानाथ ने नालंदा को क्या कहा? सारीपुत्र की जन्मभूमि। कुछ हम पूछेंगे कि नालंदा को सारीपुत्र की जन्मभूमि किसने कहा? लामा तारा। लामा तारा। चलिए, लामा तारानाथ कौन थे? इतिहास लेखक थे जो तिब्बत के थे। आगे उनका चैत्य अशोक के समय में भी वहाँ था। राजा अशोक ने एक मंदिर बनवाकर उसे परिवर्धित किया। अशोक का तो नाम आप सुने होइएगा। देखो, बिंदुसार है, पहले है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा होता है बिंदुसार, और बिंदुसार के बेटा होता है अशोक। कौन होता है? अशोक। सब लोग अशोक के नाम सुने होइएगा। अशोक ने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए थे। अशोक का शस्त्र त्याग आपको 8वां में पढ़ा दिए थे, पढ़ा थे ना? अशोक का शस्त्र त्याग। चंद्रगुप्त मौर्य एगो सीरियल भी है। चंद्रगुप्त मौर्य एगो क्या है? ठीक है ना? आगे देखते हैं। इस प्रकार यद्यपि नालंदा की प्राचीनता की अनुश्रुति बुद्ध अशोक दोनों से संबंधित है, किंतु एक प्राणवंत विद्यापीठ के रूप में उसकी जीवन का आरंभ लगभग गुप्त काल में हुआ। लामा तारानाथ ने तो सिंधु, नागा अर्जुन और आर्यदेव इन दोनों का संबंध नालंदा से लगाया और है। और यहाँ तक लिखा है कि आचार्य दिंगनाग ने नालंदा में आकर अनेक प्रतिपक्षियों के साथ शास्त्रों पर विचार किया था, जिनमें सुदुर्ज नाम की एक ब्राह्मण विद्वान अग्रणी थे। आगे 4वीं सदी में, ध्यान से सुनते रहिएगा, सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। 4वीं सदी में सम्राट हर्षवर्धन के समय
याद रखिएगा, हर्षवर्धन का समय आता है 4वीं सदी में। ये सब इतिहास में पढ़ना है, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास में पढ़ना है, ठीक है ना। तो प्राचीन इतिहास तो 6ठा में पढ़ना था, अब आप 12th में पढ़िएगा फिर से कि 7वीं सदी में सम्राट हर्षवर्धन के समय जब युवान चांग इस देश में आए तो नालंदा अपनी उन्नति के शिखर पर था। 7वीं सदी हो गया, यानी लगभग अब मध्यकाल की शुरुआत होगी। किसकी शुरुआत होगी? मध्यकाल की शुरुआत होगी। और उस समय हर्षवर्धन के समय युवान चांग इस देश में आए तो नालंदा अपनी उन्नति के शिखर पर था। क्वेश्चन पूछेगा, युवान चांग के समय नालंदा कैसा था? अपनी उन्नति के शिखर पर। क्वेश्चन पूछेगा, युवान चांग किसके समय में भारत आया था? हर्षवर्धन के। फिर क्वेश्चन पूछेगा, हर्षवर्धन के समय कौन विदेशी यात्री भारत आया था? युवान चांग। हर्षवर्धन के समय कौन विदेशी यात्री भारत आया था? युवान चांग कब भारत आया था? 7वीं सदी में। 7वीं सदी। हर्षवर्धन के समय में 7वीं सदी में युवान चांग कहाँ आया था? भारत। युवान चांग भारत कब आया था? युवान चांग भारत किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के समय में। किसके समय में आया था? जोर बोलिए। आगे है, उस समय नालंदा अपनी उन्नति के शिखर पर था। युवान चांग ने एक जातक की कहानी का हवाला देते हुए लिखा है, युवान चांग ने जातक नाम की कहानी का हवाला देते हुए लिखा है कि क्या लिखा है सुनिए। युवान चांग का कहना है, नालंदा का यह नाम इसीलिए पड़ा था कि यहाँ अनेक अपने पूर्व जन्म में भगवान बुद्ध को तृप्ति नहीं होती थी। यानी भगवान बुद्ध जब पहले बार आए थे तो उसको आत्मा की तृप्ति नहीं होती थी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया नौ अल दा। यानी इसके भगवान बुद्ध को आत्मा की तृप्ति नहीं होती थी, नौ अल दा हो गया नालंदा। नौ अल दा माने नालंदा। सच तो यह है कि ज्ञान के क्षेत्र में जो दान दिया जाता है वह सीमा रहित और अनंत होता है। न उसके बांटने वालों की तृप्ति होती है और न उसे लेने वालों को। यानी जो ज्ञान देता है उसको भी आत्मा की शांति नहीं होता है, और जो ज्ञान लेता है उसको भी आत्मा की शांति नहीं होता है। मान लेते हैं हम आपको कितनों दे देंगे, क्या मेरे पास कम जाएगा? हम आपको कितनों दे देंगे, मेरे पास कम जाएगा? आपको कितनों दे देंगे तो आपको बेसी हो जाएगा ना, तो आपको बेसी हो जाएगा और ना हमको कमेगा। आपको कितनों देंगे तो ये तुमको क्या रहेगा? कम में रहेगा। हम कितनों बांट देंगे तो ये मेरे पास उतना रहबे करेगा। सर ना, इसीलिए ज्ञान लेने वाले और देने वाले की कभी तृप्ति नहीं होती है। आगे है, नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ? तो यह जनता के उदार दान से। जनता ने क्या दिया? दान दिया। जनता ने क्या दिया? दान। तो जनता के उदार दान से नालंदा विश्वविद्यालय का क्या हुआ? जन्म हुआ। कुछ पूछेगा, नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ? जनता के उदार दान से। जनता के उदार दान से। कहा जाता है कि इसका आरंभ 500 व्यापारियों के दान से हुआ। ऐसा कहा जाता है कि 500 व्यापारियों ने दान दिया। कितने व्यापारी ने? तब जाकर के नालंदा विश्वविद्यालय का क्या हुआ? जन्म हुआ। जन्म माने शुरुआत हुआ। आगे उन्होंने अपने दान में अपने धन से भूमि खरीद कर बुद्ध को दान में दी थी। देखो, 500 व्यापारी ने पैसा जमा किया और जमीन खरीद करके किसको दान में दे दिया? भगवान बुद्ध। किसको दान में दे दिया? कहता है दे दिया। युवान चांग के समय में नालंदा विश्वविद्यालय का रूप धारण कर चुका था, लेकिन युवान चांग जब आया ना 7वीं सदी में, अभी ने बताया हर्षवर्धन के समय में 7वीं सदी में युवान चांग कहाँ आया? भारत। उस समय नालंदा जो था विश्वविद्यालय का रूप धारण कर चुका था, विश्वविद्यालय बन चुका था, यानी पूरा विश्व का विद्यालय। इसीलिए पूरे विश्व के विद्यार्थी क्या करने आते थे? पढ़ने आते थे। कहता है यहाँ उस समय 6 बड़े विहार थे। विहार, देखो पहले बिहार को विहार कहते थे। विहार का मतलब होता है भ्रमण करने वाला। विहार का मतलब क्या होता है? 8वीं सदी में यशोवर्मन के शिलालेख में नालंदा का बड़ा भव्य वर्णन किया गया है। तो 7वीं सदी में आ गया युवान चांग, हर्षवर्धन, और 8वीं सदी में आता है कौन? यशोवर्मन। यशोवर्मन कहता है यहाँ के विहारों की पंक्तियों की ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश में मेघों को छूते थे। यहाँ जो विहार बनाया गया था, मंदिर जो बनाया गया था, वो बहुत ऊंचे ऊंचे थे, जो किसको छूते थे? आसमान में मेघों को छूते थे। कहते हैं कि उनके चारों ओर नीले
जल से भरे हुए सरोवर थे और ऊंचे ऊंचे भव्य मकान बनाया गया था और उसके नीचे क्या था, तालाब था, पोखर था जिसका पानी नीला था। जिसका पानी कैसा था, कहते सरोवर में होता है, कहते जिनमें सुनहरे और लाल कमल तैरते थे। अब देखिए सुनहरे और लाल कमल तैरते थे। इसमें कमल होता है, खिलता है ना पानी में। कहता है बीच बीच में सघन आम कुंजों की छाया थी। अब इधर घर बना हुआ है, इधर पोखरी है, इधर बागान लगा हुआ है। आप लोग देखते हैं ना कहीं कहीं पर कि इधर बहुत बड़ा स्कूल है, चाहे घर है, इधर क्या पोखरी है, इधर क्या है, बागान है, जहाँ पर लोग आराम से बैठते हैं, स्नान करते हैं, बैठते हैं, बहुत कुछ करते हैं, वहाँ पर खेलते हैं, कूदते, बहुत कुछ करते हैं। तो आम का छांव था। यहाँ की भवनों के शिल्प और स्थापत्य को देखकर आश्चर्य होता था कि इतना मकान अच्छा बना कैसे। कहता है किंतु नालंदा, कहता उनमें अनेक प्रकार के अलंकरण और सुंदर मूर्तियां थी। जो डिजाइन बना हुआ था घर का, उसमें बहुत सुंदर सुंदर मूर्ति बना हुआ था। यूँ तो भारतवर्ष में अनेक संघाराम है, किंतु नालंदा उन सब में अद्वितीय है। कहता चीनी यात्री इत्सिंग के समय इस विहार में 300 बड़े कमरे और 8 मंडप थे। देखो इत्सिंग, मुझे पूछेगा इत्सिंग कहाँ का यात्री था, चीन का। इत्सिंग कहाँ से आया था, इत्सिंग कहाँ से आया था, इत्सिंग कहाँ से आया था। लामा तारानाथ कहाँ से आए थे, लामा तारानाथ कहाँ से आए थे। और इत्सिंग कहाँ से आते, इत्सिंग कहाँ से आते। उसके समय में कितने बड़े कमरे थे यहाँ, 300 बड़े कमरे थे। कितना बड़े कमरे थे, कहते हैं पुरातत्व विभाग की खुदाई में नालंदा विश्वविद्यालय के जो अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं उनमें उनसे इन वर्णनों की सच्चाई प्रकट होती है। रहने दे देते हैं, कल पढ़ा देंगे क्या, पूरा खत्म अभी नहीं होगा, अभी है थोड़ा सा। चलिए कल फिर मिलेंगे इसके साथ, बंद कर।